नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, जो कि CFO हैं अपना पैसा के। जैन साहब नमस्कार। जिस तरह से जो आपके प्रश्न आए हैं जिनको हम इंक्लूड करने वाले हैं, आइए उस पर एक निगाह डालते हैं। एजुकेशन लोन संबंधित क्वेरी है, इसका जायजा लिया जाएगा। वहीं जिस तरह से लोन चाहिए अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही होम लोन संबंधित कुछ इश्यूज हैं, इसका भी जायजा लिया जाएगा। सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहले दर्शक जिनका हम सवाल इंक्लूड कर रहे हैं, प्रदीप सोधी साहब हैं, दिल्ली से हैं। प्रदीप साहब बताइए, आप अपना प्रश्न बताएं। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए साहब। सर मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी एक होटल के साथ कार्यरत हूँ। ओके। वहां मैं सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन में काम करता हूँ। जी। माई एनुअल इनकम इज 4.8 लाख पर एनम। ओके। And regarding that, I am planning to pursue my higher education from Canada. फ्रॉम कनाडा, ओके। अच्छा ये बताइए प्रदीप, आप जिस होटल में भी काम कर रहे हैं कितने समय से हैं यहाँ पर? यहाँ पर सर 2 साल से हूँ। जहाँ ये कनाडा की आप बात कर रहे हैं, वहाँ एग्जैक्टली जो कोर्स करना चाह रहे हैं, कोर्स कौन सा है और कहाँ से एग्जैक्टली कनाडा में? ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम। कनाडा में कहाँ से एग्जैक्टली? टोरंटो, हम्बर कॉलेज। आपको वहां पे एडमिशन हो गया है? ये प्रोसेस आप? जी, ऑफर लेटर मुझे मिल चुका है। ओके, आपको हम इस पर आइए राय दिलवाते हैं। इनफैक्ट जिस तरह से इसको लेकर, एजुकेशन लोन को लेकर काफी सारी स्कीम्स हैं जो मार्केट में चल रही हैं, काफी सारे PSU प्लेस की ओर से भी हैं। हम बलवंत साहब से आपको राय दिलवाते हैं एग्जैक्टली आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बलवंत साहब बताइए, जिस तरह से ये कनाडा में जाकर ये कोर्स करना चाह रहे हैं और जो उन्होंने अमाउंट मेंशन किया है 7.5 लाख का इनको इनफैक्ट लोन चाहिए, तो किस तरह से आप मतलब इनको बताएंगे ये आगे बढ़ सकते हैं? इनके पास सब ऑफर लेटर भी है, जो लास्ट एग्जाम क्लियर किया है वो उसकी भी डिटेल्स चाहिए होंगी, एडमिशन रिलेटेड सारे पेपर्स चाहिए होंगे, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? सौरभ जी देखिए, ऐसा है एजुकेशन लोन के लिए 4 लाख रुपए तक तो उनको कोई कोलेटरल वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर चूंकि इनको 7.5 लाख का लोन चाहिए तो उसके लिए इनको कोई भी थर्ड पार्टी है उनसे गारंटी लेनी पड़ेगी, जिनका खुद का इनकम और जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बराबर हो, जो इनको लोन चाहिए उसके अनुपात में हो गए। उसके अलावा इनको अपना जो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो देना पड़ेगा। और लोन सैंक्शन करने के पहले बैंक इनसे है ना, जो जैसे बताया इन्होंने कि इनको वो लेटर आ गया है कंफर्मेशन उनके एडमिशन का, तो वो देना पड़ेगा। और मैं उनको एडवाइस दूंगा कि ये जो लोन उनको चाहिए एजुकेशन के लिए, इसके लिए उनको जो उनके आसपास में जो PSU बैंक है जिनके साथ इनकी रिलेशनशिप है या जो बैंक्स इनके आसपास है वहां अप्रोच करना चाहिए। और बैंक की जो एजुकेशन लोन की जो रेट है वो 12% के आसपास है। अभी उसमें जैसे सेंट्रल बैंक की 11.5% के आसपास है, बाकी दूसरी बैंक की 12.5-13% के आसपास है। जी अच्छा बलवंत साहब, इसमें जिस तरह से अगर हम देखें, ये जो रीपेमेंट की जो पूरी प्रक्रिया रहती है इसमें ये काफी सरल है उस प्रकार से एजुकेशन लोन की। साथ में ये भी देखा जाएगा, इनफैक्ट ये जो कोर्स की बात कर रहे हैं, आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स किस प्रकार से हैं, क्योंकि जो लोन एक बार जब दिया जाएगा तो इस पहलू को भी देखा जाता है, आगे जॉब मार्केट किस तरह से, जहां पर इनको एग्जैक्टली आगे प्लेसमेंट होगी, बैंक उस भी पहलू पर नजर रखेगा। हेलो जी हाँ, इनको जैसे जो इनकी इनकम तो वैसे अगर ये पढ़ाई शुरू कर देंगे तो इनकम बंद हो जाएगी। और नॉर्मली एजुकेशन लोन के लिए पेरेंट्स की इनकम को भी कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो बोरोअर है, जो स्टडी करने जा रहा है, वही लोन को सर्विस करता है। और ये जो लोन का रीपेमेंट है वो या तो नौकरी मिलने के 6 महीने के अंदर अंदर हो जाता है, या जो एजुकेशन जो को पूरा हो जाता है उसके 1 साल के अंदर अंदर उनको रीपेमेंट शुरू करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली जो लोन जो बेनिफिशियरी है वही सर्विस करता है। इसके लिए पेरेंट्स की कुछ भी इनकम हो वो कंसीडर नहीं करते, पर उनको थर्ड पार्टी गारंटी जरूर लाके देनी पड़ेगी। जी तो प्रदीप, ऑल द बेस्ट। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। मुकेश धीमान साहब का हिमाचल प्रदेश से वो लाइन पर हैं। मुकेश साहब बताइए, आप अपना सवाल बताएं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए प्लीज। सर मैं मुकेश बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा देहरा से। जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर वी हैव ए 125 कनाल लैंड इन राजस्थान। ओके जी। नाउ वी डिसाइडेड टू शिफ्ट इन चंडीगढ़, बट द प्रॉब्लम इज जो जमीन है वो मेरे पापा के नाम पे नहीं है, अभी तक मेरी दादी के नाम पे है। ओके तो क्या मैं इस केस में मतलब हम लोन ले सकते हैं?
लोन तो तभी जिसके नाम प्रॉपर्टी है और इनफैक्ट लोन उसी के नाम ही सैंक्शन होता है, वो भी प्रोवाइडेड सारे जो फॉर्मेलिटी जिस प्रकार से रहेंगी फॉर्मेलिटीज उसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि तमाम और पहलू हैं जिसको बैंक देखेगा। तो एग्जैक्टली आप कह रहे हैं ये जो प्रॉपर्टी है वो इनफैक्ट बीकानेर में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप जो लेना चाह रहे हैं, इनफैक्ट जो आगे खरीदना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी, वो रहेगी चंडीगढ़ में। बिल्कुल, आपको राय दिलवाते हैं। और इनफैक्ट ये जो रीपेइंग रहेगी, आपने जो मेंशन किया है आपके फादर इसको रीपे करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें इश्यूज रहेंगे। बलवंत साहब बताइए, तो आप जैसे बता रहे हैं आपकी जो ग्रैंड मदर है उनके नाम है, वो लेना चाहते हैं लोन, वो उनका एग्जैक्टली आपने उनसे चेक किया है एग्जैक्टली वो इसमें कंफर्टेबल हैं? देखिए सौरभ जी, इनकी बात से मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि उनको रेसिडेंशियल हाउस के लिए लोन चाहिए, और रेसिडेंशियल हाउस के लिए इनको लोन के लिए ये अपनी जो प्रॉपर्टी है वो एज ए प्लेज रखना चाहते हैं। पर जो बैंक्स हैं, जो होम लोन है, वो एक तो जो वैल्यू होती है इसकी प्रॉपर्टी की, उसके 80% से ज्यादा नहीं दे पाएगी, और इसके अलावा जो इनकी इनकम है, इनकम का एनुअल इनकम का 4-4.5 गुने से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जो प्रॉपर्टी है, जैसे लैंड बोल रहे हैं, वो ये प्लेज रखने को एज ए सिक्योरिटी देने को तैयार है, पर अगर इनकी रीपेमेंट की कैपेसिटी नहीं, उनकी जो इनकी खुद की इनकम होगी तो ही बैंक उनको होम लोन दे पाएगा जी। अच्छा, इसमें बलवंत साहब दूसरी कोई प्रॉपर्टी अगर ये जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया इनकी ग्रैंडमदर के नाम है, ऑब्वियसली वो इस उम्र में अगर वो जिस तरह से बढ़ना चाहें, को बॉर्डर भी अगर हम देखें, जैसे अगर ये कह रहे हैं इनके फादर इनके जिस तरह से पैरामिलिट्री में है, लेकिन उनकी एज भी हम देख रहे हैं 54 है, तो इस उम्र में फिर हम जो देख रहे हैं, जो इन्होंने प्रोफाइल जिस तरह से दिया है, बैंक उस भी पहलू को देखेगा क्योंकि रिटायरमेंट के नजदीक है, क्योंकि थोड़ा एक लंबा टेन्योर का रहता है लोन, तो ये भी एक इशू रहेगा। नहीं, जो अभी जैसे ये 54 है और जैसे नॉर्मली रिटायरमेंट की एज 60 साल की होती है, तो 6 साल ही इनके एक्टिव लाइफ के बचते हैं। तो मेरा एक एडवाइस रहेगा कि ये खुद भी एज ए को बोरोअर ज्वाइन कर ले लोन में, तो इनका जो लोन का एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। जी, तो इस तरह से मुकेश साहब आप इन पहलुओं पर थोड़ा गौर फरमाते हुए और आप आगे बढ़ें। डिटेल्स कुछ स्क्रीन पर हैं जिन पर आप नजर रख सकते हैं। अगला प्रश्न जो हम ले रहे हैं वो सत्यम मिश्रा जी का है, वो लाइन पर हैं इस समय। मिश्रा साहब बताइए आप अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। सर, मैंने एक्चुअली मार्च में एक एक्सिस बैंक से एक होम लोन लिया था 54,88,000 का। जी बताइए। और मेरी ईएमआई मई से चालू होनी है, प्री ईएमआई का चेक अभी अप्रैल में जा चुका है। मैंने अपनी ईएमआई शेड्यूल में चेक किया कि जो मेरी इंस्टॉलमेंट है वो तो हर महीने बिल्कुल फिक्स है, 52,000 अप्रोक्सीमेटली जा रही है, लेकिन जो मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का उसमें पार्ट है वो हर महीने प्रिंसिपल पिछले महीने से डिफरेंट होता है, अगले महीने डिफरेंट होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, और यही फिर उसी हिसाब से इंटरेस्ट मेरा कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन दोनों का टोटल जो है वो 52,000 नहीं रहता है। लेकिन जिस हिसाब से मैं सोच रहा था कि शायद प्रिंसिपल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है ईएमआई के पार्ट में से, इंटरेस्ट कम होता जाएगा। जी राइट। तो ये आपने ये एग्जैक्टली बैंक को ये बताया, एग्जैक्टली आपने उनसे क्रॉस चेक किया? हाँ, मैंने बैंक में जाके क्रॉस चेक किया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये अभी उन्होंने पहले कहा कि हम डिटेल देंगे आपको, लेकिन उनकी डिटेल मेरे पास अभी तक कोई नहीं आई। फिर उन्होंने बोला मेरे को कि ये हम लोग जो इंटरेस्ट काउंट करते हैं ये डेली बेसिस पे काउंट करते हैं, तो इस वजह से आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हर महीना डिफरेंट होता जाएगा। आपको हम इस पर राय दिलवाते हैं सत्यकाम मिश्रा साहब। इनफैक्ट हमारे साथ बलवंत साहब हैं। बलवंत साहब ये बताइए, जिस तरह से कह रहे हैं अब लोन है उसमें प्रिंसिपल एक है और इंटरेस्ट एक है कंपोनेंट, और जिस तरह से ये बता रहे हैं, मतलब कैसे आप मतलब बताएंगे? इन्होंने जिस तरह से क्रॉस चेक भी इनफैक्ट किया बैंक के साथ, क्योंकि एक एलिमेंट जिस तरह से बढ़ेगा एक में उसमें कमी होगी, लेकिन ये कह रहे हैं वो भी कंसिस्टेंटली नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है। कैसे मतलब आप इसको एनालाइज करते हैं? सौरभ जी, एक तो मेरे को लगता है कि बैंक ने उनको जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो कन्विंसिंग नहीं है। लॉजिकली जैसे जो भी होम लोन की इंस्टॉलमेंट जाती है तो उसमें इनिशियली इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा होता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट कम होता है, और जैसे जैसे आउटस्टैंडिंग कम होती जाती है वैसे वैसे इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होता जाता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ता जाता है। तो मेरा इनसे सजेशन है कि वो और उनके हायर अथॉरिटी है बैंक में, उनसे जाके वो अपना जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो लेके जाए और बताए उनको कि ये जो इनकंसिस्टेंसी वो क्यों है। और दूसरा मेरा सजेशन इनको रहेगा कि अगर ये खुद कैलकुलेशन कर सकते हो तो पूरा जो उनके पास जो लोन शेड्यूल है उस पर जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आता है
और जो इनको जो सैंक्शन लेटर दिया गया है उसके ऊपर जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है, अगर दोनों सेम है, दोनों टैली होती है, तो मेरे हिसाब से उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर ओवरऑल जो पूरे टेन्योर में जो इनका इंटरेस्ट अमाउंट है वो सेम आता है। जी, बट इनफैक्ट फिर भी जिस तरह इन्होंने कहा, इन्होंने मिश्रा साहब ने क्रॉस चेक किया, लेकिन फिर भी आप उसको लेकर एक बार फिर जाएं और जिस तरह से कोई हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे थोड़ा डिस्कस करें एग्जैक्टली, ताकि ये इशू भी क्लियर हो जाए। अदरवाइज इसको लेकर इस तरह से जो वर्क करता है सिस्टम, हमने आपको उस पर राय देने की कोशिश की है। और आइए अगला प्रश्न लेने से पहले, जिस तरह से आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी रही है और उसमें हमने देखा रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स का, आधा परसेंट का जिस तरह से उसमें इजाफा किया गया है और इसमें जिस तरह से इजाफा हो गया है, ये 7.25% हो गया। रिवर्स रेपो रेट इससे जिस तरह से 1% नीचे रहने वाला है। तो इस प्रकार से चेंजेस हुए हैं। ये आगे चलकर अगर हम देखें बैंकर्स की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो यही है कि अब यहाँ से लोन्स की जहां तक बात है वो महंगे होने वाले हैं। इस तरह से ये लीडिंग जो बैंकर्स हैं उनकी तरफ से रिएक्शन रहे हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर। जो ओवरऑल प्रेशर्स हैं, जिस प्रकार से आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए ब्याज दरों में कई बार इजाफा कर चुका है, एक बार फिर हमने देखा इजाफा हुआ है और इनफैक्ट बैंकर्स भी रेडी हैं बस इसको ग्राहकों को पास ऑन करने के लिए। बलवंत साहब, आप किस तरह देख रहे हैं ये जो आज हुआ है और बैंकर्स की तरफ से जो सिग्नल्स आए हैं उसमें अब इसमें कोई दो राय नहीं कि इजाफा होगा, बस इंतजार है कब हो। नहीं, बड़े ये जो लेंडिंग की रेट्स है वो तो इनवेरिएबली बढ़ने ही वाली है। और जो जिन लोगों ने लोन लेके रखा हुआ है उनकी ईएमआई या तो ईएमआई बढ़ जाएगी या उनका जो टेन्योर है वो उनको बढ़ाना पड़ेगा अगर वो ईएमआई पे नहीं कर पाएंगे तो। जी, तो इस तरह से जो अभी आज अनाउंसमेंट हुए और क्या रिएक्शंस हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब अगला प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो मुंबई से है, श्रीनिवासन साहब का एक प्रश्न रहेगा। वो लाइन पर मौजूद हैं। मिस्टर श्रीनिवासन, गुड इवनिंग, प्लीज बताइए सवाल। आप लाइन पर हैं, हम आइए आपका प्रश्न लेते हैं, फिर आपसे संपर्क हम स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लोन रीपेमेंट संबंधित आपकी क्वेरी है। यस, प्लीज बताइए मिस्टर श्रीनिवासन। हेलो जी, बताइए प्लीज। हाँ, एक्चुअली I had taken a loan from ICICI Bank. Okay. In December 2006. Okay. The amount was 29.3 lakhs. Right, sir. I was regularly making my EMI payment of 37,556 per month. Right. Plus also some amount of prepayment was done, which they told me you can do during the term of the loan. Correct? Right. Finally, around in the month of October 2006, I had sold my flat, so I wanted clearance from ICICI Bank, correct? So the balance outstanding in my account was 13,57,000. Okay. They demanded, so I was under the impression that when you go to prepay with the rising in interest rate, yeah, they should have no problem in taking the money and closing. Achha, you wanted to actually prepay. So that is what your query is all about. Okay. Right. I sold my flat and I want to prepay the amount. But then what happened, sir? They have charged me 30,000 extra. Okay. Achha, Mr. Srinivasan, in the initial agreement which you had with the bank, what was mentioned in that agreement about the prepayment? There was a prepayment clause. I didn't see. But I was given to understand there was an RBI circular somewhere in 2010. Okay. Stating that the bank should not charge prepayment. You are absolutely right. The regulator is not very much comfortable on this issue, but हम आपको राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब, रेगुलेटर एक तरफ इसको लेकर कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट जो हुआ होगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा। ऐसे में आप किस तरह से आप इनको समझाएंगे? इन्होंने कहा इन्होंने एग्रीमेंट उस समय क्लियरली नहीं पढ़ा था जो पढ़ना चाहिए। ऐसे में बैंक का राइट और इनके राइट और रेगुलेटर का जो कंफर्टेबल नहीं है, इसको लेकर कैसे आप इनको बीच में राह दिखाते हैं? सौरभ, ये जो सर्कुलर की बात कर रहे हैं वो रिजर्व बैंक का सर्कुलर नहीं है, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ना, उन्होंने सर्कुलर निकाला है और उन्होंने उस सर्कुलर में अपनी जो मेंबर नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनको इंस्ट्रक्शंस दिया है कि अगर कोई भी बोरोअर अपने खुद के फंड में से अगर रीपेमेंट करता है तो उस पर प्रीपेमेंट चार्जेज नहीं लगना चाहिए। अच्छा बलवंत साहब, आरबीआई ने भी अपनी नाराजगी जरूर व्यक्त की है जो बैंक प्रीपेमेंट चार्जेज लेती है, पर आरबीआई ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए कि बैंक्स प्रीपेमेंट चार्जेज नहीं ले सकती है। और मेरा एडवाइस है कि उनको अपना जो एग्रीमेंट है वो एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ लेना चाहिए अभी, और अगर उसमें अगर प्रोविजन है कि बैंक कैन चार्ज प्रीपेमेंट चार्जेज
तो वो कुछ नहीं कर सकता। पर अगर एग्रीमेंट में नहीं है देन ही कैन ऑलवेज टेक अप द मैटर विथ आरबीआई, और आरबीआई का कंज्यूमर जो सेल है वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं जी। और नॉर्मली अभी जैसे एसबीआई की जो नई टीजर लोन निकाली है, उन्होंने देयर स्टॉप टीजर लोन, पर उन्होंने साथ में प्रपोज किया है कि जो नए जो लोन्स है उस पर प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इन ड्यू कोर्स मेरे को लगता है कि ये जो प्री पेमेंट चार्जेस जो इंडस्ट्री लेवी करती है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से डेबिट हो गया है तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में प्रोविजन है लेवी का तो वो ये कुछ नहीं कर सकते अभी। बिल्कुल, तो जैसे हमने कहा कि एग्रीमेंट पर आप जरूर गौर फरमाएं, पहले इनिशियली सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, बाद में उसको लेकर इश्यूज ना हो। और इनफैक्ट जैसे रेगुलेटर की भी बात की, वो भी इसको लेकर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो देखते हैं आगे किस तरह से पूरा मसला बढ़ता है। ये लास्ट सेगमेंट है, आइए कुछ और प्रश्न को हम शामिल करते हैं। अगला सवाल प्रशांत आंडुलकर साहब का है, दिल्ली से है, और ये एसएमएस के जरिए है। आइए देखते हैं एग्जैक्टली इनका प्रश्न क्या है। होम लोन से संबंधित इनकी क्वेरी है, और जो इनका प्रश्न है 2007 में इन्होंने एचडीएफसी से 9.25% पर 25 लाख का लोन लिया, और इनफैक्ट अब वो बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 12% पर पहुंच गया है। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स पर हमने देखा अपवर्ड प्रेशर रहे हैं, अब ये जानना चाह रहे हैं, इसको ये ट्रांसफर करने पर सोच रहे हैं। अच्छा, अब कैसे बलवंत साहब आप इनको बताएंगे? इन्होंने जैसे मेंशन किया है अब वो ऑलमोस्ट 12% पर है, लेकिन ऐसे में जो बाजार में ऑफर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर अभी अपवर्ड प्रेशर फिर से हैं, उस बीच आप कैसे इनको बताएंगे? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जो प्री पेमेंट होगी और नई जगह में फिर जो प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, सब चीजों को देखते हुए कितना इनफैक्ट इनका टेन्योर बचा है अभी, और सब देखते हुए कैसे आप समझाएंगे? सौरभ जी, ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति लोन शिफ्ट करना चाहता है एक लेंडर से दूसरे लेंडर पे, तो उस पर दो कॉस्ट इम्प्लीकेशंस होती है। एक तो जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया कि आप जिनसे लोन लिया अगर उनको रीपेमेंट करेंगे तो वो प्री पेमेंट चार्जेस लेवी करते हैं, और दूसरा आप जहां पे नए लेंडर के पास जा रहे हैं तो वो प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। तो प्री पेमेंट चार्जेस नॉर्मली 2% के आसपास है और प्रोसेसिंग फीस 0.5% के आसपास है। तो उनका जो कॉस्ट है दोनों मिला के वो 2.5% के आसपास होता है, और जैसे इनका अभी प्रेजेंटली 12% के आसपास लग रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और अब ये रेट बढ़ेगी जब की बात है। बाकी जो स्टेट बैंक की है वो जो टीजर लोन उन्होंने बंद कर दी है, पर जो प्रेजेंट रेट है वो 9.5%, और जैसे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ऑप्शन इवेल्युएट कर रहे हैं उनका 10.5% है। तो अगर उनका टेन्योर अगर बचा हुआ 1.5-2 साल से अगर ज्यादा है तो उनको लोन शिफ्ट कर सकते हैं और उनको उसमें फायदा होगा। और दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि वो जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उनको ही जाके बोल सकते हैं कि मेरे को लोन शिफ्ट करना है, या तो आप मेरे को बेटर ऑप्शंस दीजिए, बेटर रेट्स दीजिए। तो बैंक भी जो एग्जिस्टिंग लेंडर है वो कुछ परसेंटेज फी चार्ज करने के बाद में इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिड्यूस कर सकता है। सो ही नीड टू इवेल्युएट बोथ द ऑप्शंस। राइट, तो इस तरह से आप आगे बढ़िए सभी पहलुओं को देखते हुए, और अगला प्रश्न अब हम शामिल करने वाले हैं। अगला सवाल जो है वो इस समय पूछने के लिए दिल्ली से ऋषि गांधी लाइन पर हैं। गांधी साहब बताइए, आप सवाल बताएं। जी नमस्कार सर, ऋषि बोल रहा हूँ मैं। जी बताइए। और मेरे को 3 लाख का लोन चाहिए था, एक्चुअली कार लेने का प्लान कर रहा था 5 साल के लिए। जी सर, तो उसके लिए ऑप्शन बताइए थोड़ा कुछ। ओके, जिस तरह से आपने बताया ये कार लोन के लिए आप बढ़ना चाह रहे हैं, इसको लेकर भी तमाम ऑफर्स मार्केट में हैं। किस तरह से बलवंत जी आप इस सेगमेंट को देखते हैं? इनफैक्ट इसमें भी जिस तरह से अगर हम देखें पीएसयू प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स की ओर से तमाम ऑफर्स हैं, और इनफैक्ट अभी हमने जिस तरह से ये प्री पेमेंट की बात कर रहे थे, अभी एसबीआई की तरफ से भी जो हाल फिलहाल में एक स्कीम आई थी, जिस तरह से प्रदीप चौधरी साहब ने जो मेंशन किया था, उसमें बेस रेट के ऊपर जो ऑलमोस्ट 2.25% के साथ जो चार्ज करते थे, जिसमें प्री पेमेंट का भी नहीं रहने वाला है, उससे पहले जिससे इसको रिस्पांस मिला था, और बाकी जो ऑफर्स हैं, मतलब ओवरऑल किस तरह से आप कंपेयर करेंगे और कैसे समझाएंगे? एक तो सौरभ जी मेरा एडवाइस रहेगा कि चूंकि अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल अपसाइड में है जी, तो फिक्स रेट का जो लोन है वो लेने एडवाइजेबल नहीं है, वो फ्लोटिंग रेट पे ही जाना चाहिए। तो स्टेट बैंक है जो वो कार लोन 11.5% के आसपास दे रही है, और कोटक का रेट 12.5 के आसपास है, और जो फिक्स रेट जो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ऑफर कर रही है वो 12% और 15% के बीच में। तो मेरे हिसाब से जो स्टेट बैंक का 11.5% वाला जो ऑफर है वो सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा इनके लिए। जी, तो इस तरह से आप इसको
बढ़ सकते हैं और इनफैक्ट ये डिटेल्स इस समय स्क्रीन पर हैं, इसको सिंप्लीफाई भी करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से अभी बलवंत साहब ने बताया है, इसमें हमने देखा है चेयरमैन साहब ने, नए चेयरमैन साहब जो आए हैं उन्होंने जिस समय टीजर को डिसकंटिन्यू किया था, इसका भी ऐलान किया था उसी समय इस नए ऑटो लोन स्कीम का। तो इस पर आप गौर कर सकते हैं जो ऑफर्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप फाइनल कॉल ले सकते हैं। हम इसी नोट पर कार्यक्रम को वाइंड अप करना चाहेंगे। बलवंत साहब शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, धन्यवाद।